नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का ये जो टॉपिक है वो पेपर 1 का है और पेपर 2 में भी ये टॉपिक आता है रिसर्च का, तो दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। ओके, तो आज का ये टॉपिक है शोध के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो उसमें आज की हमारी ये रिसर्च एप्टीट्यूड की तीसरी क्लास है। तो चले दोस्तों, आज हम देखेंगे शोध के प्रकार के बारे में कि शोध के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो चले दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए नेट में, इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट दी जाती है उसकी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, रिसर्च के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग से बहुत सारे उसके प्रकार देखे जाते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी प्रकार थे उन सभी प्रकारों को यहाँ पर लेने की कोशिश की। ओके, तो चलिए देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर उसके प्रकार पढ़ते हैं। तो कोई उद्देश्य, जब रिसर्च का कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य के आधार पर जो उसके प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानने वाले समय की दृष्टि से भी रिसर्च के कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। चरों पर नियंत्रण की दृष्टि के आधार पर भी देखेंगे। प्रायोजक की दृष्टि के आधार पर सहसंबंधात्मक शोध, मूल्यांकन शोध, घटनापरक शोध और नृजातीय शोध, इन सारे स्टेप प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ देखने वाले हैं उद्देश्य के आधार पर उसके प्रकार देखने वाले। उसके बाद क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो मैंने सोचा आपको डिटेल्स में ही समझा दूँ, ताकि ये आपको आपकी पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूज़फुल रहे, और आपकी जो रिसर्च प्रपोजल बनानी होती है उसमें भी आपको यहाँ पर से थोड़ा सा गाइड मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर प्रकार कितने पढ़ते हैं, तो 2 प्रकार पढ़ते हैं। एक है मूल शोध और दूसरा है प्रयुक्त शोध। मूल शोध को हम सैद्धांतिक शोध के नाम से भी जानते हैं। मूल शोध को हम कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। क्या कहेंगे? फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च। ओके, और ये जो प्रयुक्त शोध है जिसे हम व्यावहारिक शोध भी कहते हैं। ओके, व्यावहारिक शोध। तो व्यावहारिक शोध को हम इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च। ओके, अप्लाइड रिसर्च। देखिए दोस्तों, आपको हिंदी में जो शब्द याद रखते हैं उससे बेटर यहाँ पर रिसर्च में यही होगा कि आपको इंग्लिश में वर्ड याद रखने होंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है जबकि हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मूल शोध दिया गया है तो उसी तरीके से वहाँ पर मूलगत शोध दिया जाए, या फिर सैद्धांतिक शोध दिया जाए, या फिर प्योर रिसर्च पूछा जाए, तो ये सारे बहुत सारे इसके नाम होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपको इंग्लिश में वर्ड याद रखने चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश में 1 या 2 ही नाम मिलेंगे, जबकि हिंदी में बहुत सारे नाम मिलेंगे, और वो नाम भी ऐसे होंगे जो आपके लिए याद रखने बहुत डिफ़िकल्ट होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रयुक्त शोध है तो उसको हम व्यावहारिक शोध भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही नाम है, अप्लाइड रिसर्च। तो हम अप्लाइड रिसर्च ऐसे ही याद रख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो अभी की जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में हम इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्ड याद रखने ये चाहिए। यही मेरी आपसे एक सूचना है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, उद्देश्य के आधार पर हमने 2 प्रकार देखे, मूल शोध और प्रयुक्त शोध। अब ये मूल शोध क्या है, प्रयुक्त शोध क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। चलिए देखिए,
मूल शोध है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च। क्या कहेंगे? फंडामेंटल रिसर्च। अब देखिए उसके भी दो प्रकार है, मूल शोध के भी दो प्रकार है। कौन कौन से? सैद्धांतिक शोध और विद्यात्मक शोध। अब देखिए सैद्धांतिक शोध है उसे हम कहेंगे थियोरिटिकल रिसर्च और विद्यात्मक शोध है उसे हम कहेंगे मेथडोलॉजी रिसर्च। ये आपको नाम याद रखने होंगे। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उद्देश्य के आधार पर शोध के कितने प्रकार पड़ते हैं, लेकिन ये तो आपको याद ऐसे ही रखने चाहिए। अगर एनटीए वाले ने कहीं कुछ उनके पास अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि देखिए आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर रिपीट किया जाता है। तो क्या होता है, अब जो जितना सिलेबस उनके पास है उन सिलेबस में से उन्होंने जितने भी क्वेश्चन आते थे वो उन लोगों ने ले लिए हो और कोई क्वेश्चन दूसरा नया उसमें से टॉपिक में से नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से पूछ लेंगे कि उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार पढ़ते। तो उद्देश्य के आधार पर आपने देखे दो प्रकार, कौन कौन से? तो मूल शोध और प्रयुक्त शोध। ओके, जिसे हम फंडामेंटल मूल शोध यानी कि फंडामेंटल रिसर्च और प्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च। तो आपको फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च इन दोनों को याद रखना है। अब देखिए जो मूल शोध था, जो फंडामेंटल रिसर्च था, उसमें फंडामेंटल रिसर्च के भी दो प्रकार पड़ते हैं। उसमें पहला होता है सैद्धांतिक शोध होता है जिसे हम थियोरिटिकल रिसर्च कहते हैं, और दूसरा है विद्यात्मक शोध जिसे हम कहते हैं मेथडोलॉजी रिसर्च। ओके, या तो फिर मेथडोलॉजिकल रिसर्च भी कहा जाता है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अब देखते हैं मूल शोध के जो प्रकार है उसकी जो व्याख्या है उसके बारे में, परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो आपको वो वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मूल शोध क्या है, मूल शोध क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं? तो किसी नियम, कानून, सिद्धांत, देखिए नियम, कानून, सिद्धांत या विधि का निर्माण करना होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मूलभूत शोध कहेंगे, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। ठीक है दोस्तों, शोध में जो रिसर्च में दो प्रकार के रिसर्च हमें उद्देश्य के आधार पर मिलते हैं, जिनमें एक प्रकार होता है मूल शोध जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि जहाँ पर कुछ नियम बनाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ कानून बनाया जाता है, जहाँ पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, जहाँ पर कुछ विधियाँ निर्माण की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। जिस तरीके से आप अगर देख सके तो जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया, देखिए जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया, लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है ना, इस तरह के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम क्या कहेंगे? उन सिद्धांतों जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो सिद्धांत को किस शोध में हम रखेंगे? तो उसे हम रखेंगे फंडामेंटल रिसर्च में रखेंगे। ओके, तो इस तरह के जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सिद्धांतों को हम रखेंगे फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, अब उसमें सिद्धांतों की तो बात राइट है, लेकिन वहाँ पर विधियों का भी उसमें क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नियम, कानून, सिद्धांत का निर्माण करना हो तो उसे सैद्धांतिक सिद्धांत का, जहाँ पर देखिए नियम, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर नियम, कानून, सिद्धांतों का जहाँ निर्माण होता है उसे हम सैद्धांतिक शोध या थियोरिटिकल रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोरिटिकल रिसर्च कहते हैं। अब हम देखते हैं मैथडोलॉजिकल रिसर्च किसे कहते हैं, यानी कि विद्यात्मक रिसर्च किसे कहेंगे? तो जिसमें सिर्फ विधियों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर से प्रश्न बन सकता है कि जहाँ पर विधियों का निर्माण किया जाता है वैसे रिसर्च को हम कैसा रिसर्च कहेंगे? ओके, जहाँ पर विधियों का निर्माण किया जाता है उस शोध को हम कैसा शोध कहेंगे? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे मेथडोलॉजिकल रिसर्च, जहाँ पर विधियों का, आपको यहाँ पर मूल शोध में दो बातें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखनी है कि या तो नियम, कानून और सिद्धांत, इन तीन को आपको साथ में लगाना। नियम, कानून, सिद्धांत, उन तीनों में से किसी का भी निर्माण किया जाता है तो उस सिद्धांत को हम सैद्धांतिक रिसर्च यानी कि थियोरिटिकल रिसर्च कहेंगे। ओके, और जहाँ पर विधियों का निर्माण किया जाता है
तो उन विधियों का निर्माण में हम क्या कहेंगे, उसे मेथडोलॉजिकल रिसर्च कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, नियम कानून सिद्धांत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जिस तरह के जीन पियाजे का सिद्धांत है, या फिर मान लीजिए गार्डनर का सिद्धांत है साइकोलॉजी में ना। तो इस तरह के बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, या फिर कोई भी क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जिन लोगों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, साइंटिस्ट है, अलग अलग तरह के लोग जो है जिन्होंने सिद्धांत का निर्माण किया है, तो उन सिद्धांत नियम कानून का जहाँ पर निर्माण होता है उसे हम थियोरेटिकल रिसर्च कहेंगे। और जहाँ पर विधियों का निर्माण होता है, विधियों में देखिए आगमन विधि है, निगमन विधि है ना, व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, तो ये सारी विधियाँ हैं। तो उन विधियों का जहाँ पर निर्माण किया जाता है उसे हम मेथडोलॉजिकल रिसर्च कहेंगे। तो आपको यहाँ पर थियोरेटिकल और मेथडोलॉजिकल रिसर्च को याद रखना है। किस में याद रखना है? मूल शोध में याद रखना है, फंडामेंटल रिसर्च में याद रखना है। देखिए मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोट बनाते रहिएगा। मैं PDF तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ में आप अपनी तरीके से नोट भी बनाते रहिएगा, ताकि आपको लास्ट में अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास नोट आपके पास होगी, तो आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। ग्रुप में क्या होता है कि मैं लिंक भी प्रोवाइड कराती हूँ, PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ, तो बीच बीच में कुछ लोग, अगर मैं ऑल पार्टिसिपेंट के लिए अगर मैसेज छोड़ भी देती हूँ, ओके, ओपन कर देती हूँ, तो लोग कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं। तो क्या होता है कि आपको अगर लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करना होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको PDF भी प्रोवाइड हो और लिंक भी प्रोवाइड, लिंक तो डेली में प्रोवाइड कराती ही हूँ। ओके, कुछ सोशल अगर कोई काम आ जाता है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। आपने देखा होगा अभी 3 दिन से मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दी है, तो थोड़ा सा सोशल वर्क था, इसलिए मैं काम में थी, तो इसलिए मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड नहीं की और PDF भी प्रोवाइड नहीं की। आज की इस वीडियो की PDF आपको शाम तक ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, और जो लोग नए हो और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे क्विज सेशन डेली 2 टाइम होती है, सुबह को और शाम को, तो उसमें अगर आपको क्विज सेशन का भी लाभ लेना है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, और व्हाट्सएप में आपको लिंक और PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वहाँ पर UGC नेट की लिंक मैं डालूंगी, और अदर जो पोस्ट आती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी आती है, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, तो मैं उसके वीडियो आपको ग्रुप में नहीं डालूंगी, उसके वीडियो आपको खुद से मेरी चैनल पर जाकर ही ढूंढने पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, मैं अपडेट डालूँ तो आपको उसकी अपडेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे, और उससे अगर आपको दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक करना रखिएगा, क्योंकि लाइक करने में ना ही आपके पैसे लगते हैं और ना ही आपका कुछ टाइम इतना वेस्ट होता है। ओके, लाइक करने में सिर्फ आई थिंक मैं मानूँ तो 4 या 5 सेकंड लगते। ओके, तो लाइक भी कर देते रहिए, अपनी कमेंट भी देते रहिए, और सब्सक्राइब, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बता दी, थियोरेटिकल रिसर्च और मेथडोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। ठीक है, मेथडोलॉजिकल में मैंने आपको बताया आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, ये सारी विधियाँ जो हैं वो हमारी मेथडोलॉजिकल रिसर्च में आएगी। उसके बाद गणित सांख्यिकी में भी इस विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स में हम आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये सारी विधियों का उपयोग हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं ना। जिस तरह की व्याख्यान विधि है, तो हम कक्षा शिक्षण में जब बच्चों को कुछ पढ़ाना होता है तो व्याख्यान विधि का हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, और सिलेबस अगर आपको अच्छे से थोड़े से टाइम में पढ़ाना हो, और इतने सारे बच्चों को, मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे हो, तो 100 बच्चों को आप अलग अलग से पढ़ाने जाएंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होता है ना। तो बच्चों को इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ाना हो तो वहाँ पर हम व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। तो वहाँ व्याख्यान विधि में भी इस तरीके से आप मेथडोलॉजिकल रिसर्च का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो विधियाँ हैं वो हमारी मेथडोलॉजिकल रिसर्च कहलाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रह जाना चाहिए, ऐसे ही याद रह जाएगा। मैं 2-3 बार तो अभी बोल ही चुकी हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर मूल सूत्र के बारे में मैंने बता दिया। किसी नियम, कानून, सिद्धांत या विधि का निर्माण जहाँ किया जाता है वहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च आएगा। उसके बाद आएगा थियोरेटिकल रिसर्च, जहाँ पर नियम, कानून, सिद्धांत, इन 3 शब्दों को आपको याद रखना है। ओके, और फिर विधियों में मेथोडोलॉजिकल में तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि जहाँ पर विधियों का निर्माण किया जाता है वहाँ पर मेथोडोलॉजिकल रिसर्च यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्यावहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त शोध। देखिए हिंदी में कितने सारे नाम दे दिए, व्यावहारिक शोध, प्रयुक्त शोध, अनुप्रयुक्त शोध, जिससे इंग्लिश में एक ही वर्ड है आपके पास और वो है अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो अब आपको सोचना है आपको किस तरीके से याद रखना है, हिंदी याद रखना है या इंग्लिश याद रखना है। मैं जानती हूँ जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी उन लोगों के लिए बहुत सारा डिफ़िकल्ट रहता होगा ये इंग्लिश में नाम याद रखना, है ना। लेकिन आपको ये कि याद रखना है अप्लाइड रिसर्च, बहुत ही ईजी वर्ड है, आपको बोलने में भी ईजी लगेगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या, मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको बीच बीच में ये आपको याद दिला दे और आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, ताकि जब भी एग्ज़ाम देने बैठो तो आपको इसे याद करना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर 2 पार्ट देखे, कौन कौन से देखे याद कीजिए आप फिर से। तो मूल शोध के बारे में मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, एक तो यहाँ पर मूल शोध, ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। और दूसरा हमने क्या बताया आपको, अप्लाइड रिसर्च, ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, व्यवहारिक शोध भी कहेंगे। तो ये व्यवहारिक शोध को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो ये दो जो रिसर्च है वो उद्देश्य के आधार पर उसके हम 2 प्रकार पढ़ते हैं। उसके बारे में हमने यहाँ मूल शोध के बारे में हमने देखा, 2 उसके पार्ट पढ़ते हैं, थियोरेटिकल रिसर्च और मेथोडोलॉजिकल रिसर्च। ओके, अब देखते हैं व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड रिसर्च के बारे में। देखिए अप्लाइड रिसर्च है उसके भी 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक है प्रौद्योगिकी शोध जिसे हम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं और दूसरा है क्रियात्मक शोध जिसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ओके, तो ये दोनों के बारे में अब हम डिटेल में देख लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 नाम याद रखने, अगर आपको पूछा जाए कि अप्लाइड रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको लगेगा कि मैम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कितने प्रकार होते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते। सही बात है, एनटीए नेट में तो नहीं आते मुझे पता है, लेकिन जब आपका पीएचडी कोर्स वर्क होता है आपको ये जो रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, आपको यही समझ कर चलना है कि आप सिर्फ नेट के लिए नहीं पढ़ रहे, ये रिसर्च है ना, आप नेट के लिए ही नहीं पढ़ रहे, आप ये रिसर्च जो है वो आपके नेट के लिए, आपकी पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और पीएचडी की आपकी रिसर्च प्रपोजल के लिए, इन सारी बातों के लिए आप ये रिसर्च पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, पीएचडी कोर्स वर्क में मेरा जो कोर्स वर्क कभी ख़त्म हुआ था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट में एग्ज़ाम ली जाती है। वहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का था पता है, बहुत सारे 100 में से मुझे याद है 100 में से आई थिंक 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें यही पूछा गया है कि इसके कितने प्रकार थे, चर के कितने प्रकार थे, शोध के कितने प्रकार थे। अब शोध में भी व्यवहारिक शोध के कितने प्रकार थे। अब देखिए इतने सारे प्रकार कितने कैसे याद रहेंगे यार। अब हर बुक में अलग अलग प्रकार दिए जाते हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन भी है, कहीं ये आंसर फिक्स नहीं होता। कुछ बुक में मान लीजिए चर के कुछ बुक में 3 प्रकार बताए होते हैं, तो किसी बुक में चर के बहुत सारे 7 प्रकार बताए जाते हैं, चर के 9 प्रकार बताए जाते, इस तरीके से कितने कितने हर एक बुक में अलग अलग होते हैं। ओके, तो विवादित प्रश्नों को भी यहाँ पर रखा जाता है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से याद रखना होगा। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। ओके, चलिए प्रौद्योगिकी शोध जिसे हम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, दूसरा है क्रियात्मक शोध जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, यानी कि अप्लाइड रिसर्च के भी 2 प्रकार पढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रौद्योगिकी शोध यानी कि टेक्नोलॉजी रिसर्च किसे कहा जाता है। देखिए तो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का किसे, जहाँ पर तकनीकी का यानी कि टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का, साइंस, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी शोध या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर
कोई साइंस का उपयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का कोई टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पर किया जाए समस्या का समाधान किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी शोध या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कहेंगे। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है वो यंत्र के विकास के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी यंत्र है किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उसमें कितनी सामग्रियाँ रखेंगे तो ये इतनी कैपेसिटी रखेगा और इतने टाइम तक वो काम करेगा, उसके बारे में, यंत्र के बारे में। ओके, तो ये जो साधन यंत्र होते हैं उन यंत्र के विकास के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च किया जाता है। भौतिकी वातावरण के निर्माण के लिए भी इसका क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का उपयोग होता है, यानी कि हमारे जो भौतिक वातावरण जो सुविधाएं होती है, जो भौतिक सुविधा के लिए जो भौतिक वातावरण निर्माण किया जाता है, उस वातावरण के निर्माण के लिए भी क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च किया है। जिस तरीके से मान लीजिए फ्रिज है, तो पहले के समय में अगर कोई खाना रखना होता था तो वहाँ पर कोई फ्रिज जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फ्रिज की आविष्कार से क्या हुआ कि हम अब सुबह का खाना शाम को भी खा सकते हैं। ओके, यानी कि सुबह खाना बनाया हो और अगर खाना थोड़ा सा बच गया हो तो पहले हम बाहर डाल देते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि उस खाने को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि दूध है, मान लीजिए सुबह दूध लाए हैं, दूध बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, है ना। तो 2-3-4-5 दिन तक तो दूध तो बिगड़ने ही वाला नहीं। सब्जियां हैं, मान लीजिए, तो हर रोज़ सब्जियां लेने जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाए, यानी कि आपका टाइम भी बच जाए। तो आप बाज़ार में जाकर सब्जियां लाते हो, सब एक ही दिन जाकर ले आते हो और पूरे 7 दिन की 4-5 दिन की सब्जियां लेकर आते हैं और सारी सब्जियों को फ्रिज में स्टोरेज कर देते हैं ना। तो ये यंत्र का जो निर्माण होता है भौतिकी वातावरण, ये भौतिकी वातावरण का निर्माण हुआ ना, हमारा टाइम बच गया, हमें सुविधा मिल गई, है ना। तो ये जो भौतिकी वातावरण के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का उपयोग किया जाता है, यानी कि अपने नाम से ही वो रिसर्च के बारे में सब कुछ पता चल जाता है इसके नाम से। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, जो मैन है वो हमारा क्रियात्मक रिसर्च, जिसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ओके, क्रियात्मक जो शोध है उससे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ये इसके अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही है, क्योंकि टीचिंग लेवल पर जब आप टीचर बनते हो तो आपकी कक्षा में जो भी समस्याएं उपस्थित होती है उन समस्या का समाधान करने के लिए आप क्रियात्मक रिसर्च का ही तो यूज़ करते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपकी क्लास में, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली होमवर्क करके नहीं लाते। ओके, कुछ बच्चे कैसे डेली होमवर्क करके नहीं लाते, आप डेली होमवर्क देते हैं। मान लीजिए 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में और 40 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं कि जो होमवर्क करके ही नहीं आते हैं। होगी तो अब क्या करेंगे, आपके लिए समस्या बन गई कि वो लोग होमवर्क नहीं करते हैं। 35 बच्चे होमवर्क करते हैं, 5 बच्चे होमवर्क नहीं करते। अब तो ऐसा तो है नहीं कि पहले की तरह आप उसे बच्चों को मारे और मार के डर से वो क्या करेंगे, होमवर्क लेकर आएंगे। अब तो मारना भी मना कर दिया है गवर्नमेंट ने, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको जानना तो पड़ेगा ना कि बच्चा क्यों होमवर्क करके नहीं लाता है। ऐसे ही आप उसे डांटने लगेंगे कि क्यों नहीं लाया होमवर्क, बता चल, हैं। उसे पनिशमेंट तो ऐसे ही तो देंगे नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले आप उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगी कि बेटा ऐसी क्या रीज़न है कि जिसके कारण से तुम होमवर्क नहीं लाते हो। तो बच्चा कुछ ना कुछ तो बताएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा बता रहा है कि मेरे घर में मम्मी पापा है, छोटी बहन है, वो बहुत छोटी है, मम्मी पापा खेत में काम करने जाते हैं, तो मुझे अपनी बहन को रखनी होती है, अपने भाई अथवा या तो अपने भाई को संभालना पड़ता है, बहन को संभालना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं होमवर्क नहीं
नहीं कर पाता हूँ, या तो फिर मान लीजिए कि बच्चे की माँ मर चुकी है या तो बाप मर चुका है, बच्चा अकेला है और खुद से उसे किसी और के सहारे रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से उसे जब दूसरों के सहारे रहना पड़ता है तो दूसरे जिस तरीके से बोलेंगे वैसे ही बच्चे को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चे को तो ऐसा ही होता है ना। बिना माँ बाप के बच्चे के साथ अभी के समय में, ये कलयुग का समय है, तो कोई अच्छा बिहेवियर करता ही नहीं। मैंने बहुत सारे किस्से देखे ऐसे। तो बच्चा क्या करेगा बेचारा। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा अगर होमवर्क नहीं लाता है और आप जाकर बच्चा दूसरे दिन आपके पास आता है, होमवर्क नहीं लाता है, आप क्या उसे डायरेक्टली पनिशमेंट दे देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम उसे पनिशमेंट। पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा वाकई का कोई समस्या के कारण नहीं ला रहा है, किस तरीके से रीज़न उसका ढूंढेंगे। ओके, उसका रीज़न ढूंढेंगे। फिर उसके अगर ऐसी कोई बात होती है, सेंसिटिव बात होती है, तो आप उसके माता पिता से मिलेगा और उनसे मिलकर उसे समझाएंगे, है ना। तो ये है आपका एक्शन रिसर्च पूरा हो गया, ऐसे ही हो गया। देखिए, एक ही एग्जाम्पल में पूरा एक्शन रिसर्च आपको बता दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो जो क्रियात्मक शोध होती है उसमें आप देखिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन में रिसर्च के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है और उसमें आपको बताया गया हो कि वृद्धि, बढ़ना, अधिक, बढ़ोतरी, सुधार, इंक्रीज, ये सारे शब्द अगर आपको जहाँ भी रिसर्च के क्वेश्चन में आपको दिखने को मिले, तो आपको मान लेना है ये शोध कौन सा होगा, क्रियात्मक शोध ही होगा। ओके, इसके बारे में हम जो टेलीग्राम पर क्विज सेशन रखते हैं ना, वहाँ पर हम क्वेश्चन रखेंगे इसके रिलेटेड, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब किसी समस्या का देखिए, अब परिभाषा की ओर चलते हैं। किसी समस्या का तात्कालिक समाधान होता है, उसे क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च कहा जाता है। देखिए, अभी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, क्या बताया, बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, क्या करेंगे, तो बच्चे को पूछेंगे, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। रीज़न जानने के बाद अगर उसमें माँ बाप की गलती होगी तो माँ बाप से मिलेंगे, उसे समझाएंगे, या तो फिर बच्चा जानबूझकर होमवर्क नहीं लाता है तो बच्चे को समझाएंगे, है ना, उसका निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे होमवर्क लाए ऐसी कोई सिचुएशन उसके सामने खड़ी कर देंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, बच्चा डेली होमवर्क करके लाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ये समस्या थी, होमवर्क नहीं लाता था, वो समस्या थी, उसका क्या किया, अपने तात्कालिक रूप से समाधान किया, है ना। ऐसा नहीं कि चलिए इस साल वो होमवर्क लेकर नहीं आता तो अगले साल लेकर आएगा, ऐसा तो हम करते नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। तो आज होमवर्क नहीं लाया, कल नहीं लाया, 10 दिन नहीं लाया, तो उसकी जांच करेंगे आप, उसका तात्कालिक रूप से निराकरण करना होगा आपको। तो जहाँ भी क्रियात्मक संशोधन में किसी भी समस्या का तात्कालिक समाधान अगर किया जाता है, उसे ही हम अप्लाइड रिसर्च या क्रियात्मक शोध कहते हैं। ओके, आपको ये तात्कालिक समाधान वाला वर्ड भी याद रखना है क्वेश्चन में। जहाँ भी आपको लिखे कि तात्कालिक समाधान, समस्या का समाधान जहाँ पर किया जाता है, उस रिसर्च को क्या कहते हैं, तो उस रिसर्च को हम क्रियात्मक शोध या अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसका ज़्यादा प्रयोग देखिए कक्षा शिक्षण में किया जाता है। हमारे जो टीचिंग लेवल पर जो कक्षा शिक्षण कराया जाता है, तो वहाँ पर कक्षा शिक्षण में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। व्यवहारिक पक्षों का यहाँ पर महत्व होता है। ओके, क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। मान लीजिए आप कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 6 में अगर कोई बच्चे 5 बच्चे अगर होमवर्क नहीं लाते हैं, तो ये आपकी कक्षा की सीमित ही हुआ ये रिसर्च। ओके, ये समस्या आपकी कक्षा के लिए हुआ। मान लीजिए कक्षा 7 में बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, तो क्या आप ऐसे कहोगे कि ये जो समस्या है, बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, ये जो समस्या है पूरी स्कूल की समस्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पूरे स्कूल की समस्या कैसे हो गई, ये कक्षा की ही समस्या हो गई। ओके,
तो ये कक्षा की सीमित रहता है, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। ओके, इसके निष्कर्षों को सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। देखते देखिए, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपके कक्षा 6 में आपके बच्चे, आपने जिन 5 बच्चों पर आपने एक्शन रिसर्च किया, तो इसका मतलब नहीं, इसका जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है, उन निष्कर्षों को आपके कक्षा 7 के बच्चों के साथ बता पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कह सकोगे कि कक्षा 6 के बच्चे होमवर्क नहीं लाते, उसके पीछे के रीज़न ये है, तो कक्षा 7 के बच्चे, मान लीजिए कक्षा 7 के 2 बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं लाते, तो क्या आप ऐसा बोल पाएगी कि कक्षा 6 के जो बच्चे कक्षा 6 के जो बच्चे होमवर्क नहीं लाते थे, उसका रीज़न जो था वो रीज़न कक्षा 7 के बच्चों को भी लागू किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसका जनरलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। यानी कि सामान्यीकरण नहीं, सामान्यीकरण को इंग्लिश में जनरलाइजेशन कहते, तो जनरलाइजेशन यहाँ पर बिल्कुल भी किया जाता नहीं है। ओके, सोपान, तो देखिए चलिए, इसके सोपान के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च का जो स्टेप होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। तो उसके सोपान है योजना निर्माण। ओके, उस योजना का प्लानिंग करना, निर्माण करना। ओके, उसके बाद है उद्देश्य। उसके उद्देश्य के बारे में, उसके उद्देश्य नक्की करना होता है। जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आप योजना का निर्माण कर देंगे। ओके, इसका किस तरीके से आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। ओके, तो उसे हम कहेंगे योजना निर्माण। अब योजना निर्माण के बाद उनके उद्देश्य भी आपको बताने होंगे कि ये क्रियात्मक संशोधन हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। होमवर्क बच्चे नहीं ला रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे होमवर्क करके स्कूल में आए, इसके लिए हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, ये आपका उद्देश्य हो गया। ओके, क्रियान्वयन। उद्देश्य के निर्माण के बाद आप क्या करेंगे, वो जो भी योजना आपने, जो भी प्लानिंग बनाया है कि मैं इस तरीके से बच्चों को होमवर्क करके आए, उसके लिए मैं ये काम करूँगी या ये काम करूँगा। ओके, तो ये सारा आपने क्या किया उसे, और वो करेंगे। उसके मान लीजिए अपने बच्चे से पूछने के लिए आपने कहा कि मैं सबसे पहले बच्चे को पूछूंगा या पूछूंगी, उसके बाद उसके माता पिता से मिलूंगी या मिलूंगा, उसके माता पिता से पूछूंगा या पूछूंगी। ओके, तो ये सारा आपने पहले प्लानिंग कर दी है, योजना निर्माण कर दिया। उसके बाद आपने उसके उद्देश्य यानी कि पर्पस उसके डिसाइड कर दिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस तरीके से आपने जो योजना का निर्माण किया था उस तरीके से आपको उसमें क्रियान्वयन करेंगे। यानी कि बच्चे से पूछेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसके माता पिता से पूछेंगे, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, ये सारा क्रियान्वयन में आ जाएगा। और उसके बाद सब कुछ डाटा इकट्ठा करके आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगी, यानी कि कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि बच्चे, मान लीजिए कि आपको निष्कर्ष ये मिल रहा है, आपको रिजल्ट ये मिल रहा है, जानने को ये मिल रहा है कि बच्चे के माता पिता नहीं है और वो किसी और के पास रहता है, जिसके कारण उसके सगे माँ बाप नहीं है और दूसरे माँ बाप है, वो उसे घर पे काम कराने के लिए रखते हैं और उसे पढ़ाई नहीं करने देते। तो ये जो निष्कर्ष निकला, ये उसी बच्चे के लिए सही होगा कि जिसके साथ ये समस्या है। लेकिन बाकी के जो, मान लीजिए 5 में से एक बच्चे को ये निष्कर्ष निकला, 5 में से एक बच्चे के लिए ये रीज़न जानने को मिला, तो दूसरे बच्चे के लिए दूसरा रीज़न जानने को मिलेगा। दूसरे बच्चे के लिए मान लीजिए ऐसा रीज़न जानने को मिलता है कि उसकी जो छोटी बहन या भाई है उसे संभालना होता है, अपने माता पिता खेत में काम करने चले जाते हैं, तो बच्चा घर पे अकेला रहता है, तो उसे अपने उन बच्चों को रखने के लिए अपने बड़े भाई की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसके लिए ये बड़ा भाई जो है वो स्कूल में होमवर्क करके नहीं आता है। तो ये जो समस्या का जो निष्कर्ष मिला वो हमें किसके लिए मिला, तो जो बच्चा अपने भाई बहन को, अपने माता पिता खेत में काम करने जाते हैं और अपने भाई बहन को संभालना पड़ता है जिस बच्चे को, उसके लिए ये कंक्लूज़न निकला। तो हम सभी के लिए ये कंक्लूज़न समान नहीं मान सकते, हर एक के लिए अलग अलग कंक्लूज़न निकलने वाला है। ओके,
तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे। ओके, और उसे हम क्या करेंगे, होमवर्क लेकर आए, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, क्रियात्मक सोच के जो सोपान है उसके बारे में आपको पता चल। सबसे पहले हम योजना का निर्माण करेंगे, उसके बाद उसके उद्देश्य को डिसाइड कर देंगे, उद्देश्य के बाद हम क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। उन जो योजना प्लानिंग की थी उसकी हम क्रियान्वयन करेंगे, और क्रियान्वयन करके हम सारी डाटा इकट्ठा करके हम कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे, यानी कि कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। ओके, तो ये था आपका क्रियात्मक सोच के सोपान, यानी कि स्टेप्स। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उद्देश्य के आधार पर रिसर्च के कितने प्रकार पढ़ते हैं और उन प्रकारों में भी कितने प्रकार होते हैं, और उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, अब आपको यहाँ पर अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। ओके, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डालना है, ग्रुप में ना डालिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसकी क्वेरी कर देंगे। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।